नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बढ़ने वाले नए कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू हो गए। लेकिन विपक्ष अब इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कलेक्टर रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। हालांकि अगले 2 से 3 दिन में सॉफ्टवेयर पर नए कलेक्टर रेट अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद ही तहसीलों में रजिस्ट्री से जुड़े कार्य होंगे। प्रदेश में कुल 93 तहसीलें और 50 उप तहसीलों में रजिस्ट्री कराने वालों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी से सरकार को इस वित्त वर्ष में 7 से 12% तक अतिरिक्त राजस्व मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में नए कलेक्टर रेट पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। तो नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर से सटी हुई प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ेगा, हरियाणा में इसका कितना बदलाव होगा, किस तरीके के इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। सियासी अगर इस पहलू की बात करें तो विपक्ष सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहा है, क्योंकि ये पहले ही लागू किया जाना था, लेकिन बीच में विधानसभा के चुनाव, फिर निकाय के चुनाव, सरकार उन चुनाव में व्यस्त रही। इसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखकर सरकार ने बहुत समझी हुई रणनीति के तहत इसको अब लागू किया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश में अचानक और आपत्ति का पूरा समय दिए बिना एकदम इतना ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा कि ये क्या कर दिया। हुड्डा ने सरकार से बढ़ाया हुआ कलेक्टर रेट वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि अभी दिसंबर 2024 में सरकार ने कलेक्टर रेट में 250% का इजाफा किया था। 8-9 महीने में ही इतनी बड़ी मार पर हुड्डा ने ट्वीट कर दिया, कहा ऊपर से ड्रामा ये कि आपत्ति के लिए सिर्फ एक ही दिन का टाइम दिया। लगातार हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार जब से बनी है 2019 में, नहीं 2024 में, उसके बाद इन्होंने पहले बिजली के रेट बढ़ाए। बिजली के रेट भी तीन बार बढ़ाए। पहले एसएफए बढ़ाया, फिर मिनिमम लोड का बढ़ाया और फिर यूनिट के हिसाब से बढ़ाया। इसी प्रकार टोल के रेट बढ़ाए और अब कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं। सरकार जो होती है लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है। सरकार का बजट अगर 2 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है तो लोगों की तो पैसा है। सरकार के पास अगर पैसा इतना आ रहा है तो कलेक्टर रेट बढ़ाकर क्यों लोगों के रेट दे। गौरतलब है कि प्रदेश की तहसीलों में आ रहे लोग भी परेशान दिखते हैं। जब दोनों पार्टियों को पता चलता है कि यहाँ अब बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर ही रजिस्ट्री हो रही है, कई के पास पूरे पैसे भी नहीं होते, उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ज्यादा दिक्कत अब उनके साथ भी है जिनके प्रॉपर्टी पंजीकरण दस्तावेज पहले से तैयार हैं, स्टाम्प पेपर भी खरीदे जा चुके हैं, पर अब रजिस्ट्री बढ़े हुए रेट पर होगी। नहीं, देखिए, उसके लिए हम ये सरकार, एक तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, गरीब के हित का मजबूती से ध्यान रखने वाली सरकार है। गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, ये सरकार की जो नीतियां योजनाएं हैं उसको केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके सरकार निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बड़े बड़े आदमियों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती थी। यही तो फर्क है हमारी सरकार में और उनकी सरकार में। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है किसी प्रकार की, और उनकी सरकार में गरीब व्यक्ति चिंता में मर जाता था। ये मसला चूंकि अमीर के साथ साथ गरीबों से भी जुड़ा है, इसलिए सरकार पर दबाव तो है ही कि इस फैसले पर पुनर्विचार करे। चलिए देखते हैं, गेंद अब सरकार के पाले में है। कहीं सरकार की ये मजबूरी तो नहीं कि सरकार पर चुनावी वायदे पूरा करने का दबाव अब बढ़ गया है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद अब सियासी संग्राम तो देखने को मिल रहा है। सरकार जहां इसे
अपने नियमों के हिसाब से बता रही है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार का पैसा लोगों का पैसा होता है, ऐसे में लोगों को परेशानी में सरकार डाल रही है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, नए कलेक्टर रेट लागू हो गए हैं, पहले लागू होने थे 2 महीने पहले, अब 2 से 3 महीने बाद लागू हो रहे हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या बदलाव होगा, किस तरह की परिस्थिति आप देखने को मिल रही हैं? देखिए सौरभ, 2 महीने पहले लागू होने थे, लेकिन कोई भी सरकार इस तरह का फैसला करती है जो जनता के हितों से सीधा जुड़ा होता है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये फैसला पिछले साल ही होता, क्योंकि हर साल अप्रैल में होता है 1 अप्रैल को, लेकिन मई में पिछली बार चुनाव थे लोकसभा के, और सरकार को पता था 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, वो भी हो गए। विधानसभा चुनाव डबल इंजन सरकार बनाने के बाद निकाय चुनाव, सरकार हैट्रिक बनाना चाहती थी, जैसा कि नेता लोग बीजेपी के कहने लगे थे अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो एक इंजन और पटरी पर चढ़ाना था सरकार को, ताकि 3 इंजन गाड़ी को खींचे। तो तब भी सरकार ने नहीं किया, भाई आगे करेंगे। निकाय चुनाव में शानदार सफलता मिली बीजेपी को, 10 में से 9 मेयर बीजेपी के जीते, जो बड़े पद होते हैं। ऐसे ही जिला परिषद में चेयरमैन पद और नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषदों में चेयरमैन और नगर पालिकाओं में, कुल मिलाकर बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी ड्राइविंग सीट पर थी। अब गाड़ी को किधर मोड़ा जाए, स्टीयरिंग तो इनके हाथ में था ही। तो अब मौका देखकर, क्योंकि आप देखिए चुनावी जो वायदे किए गए थे 2100 रुपए हर महिला को, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनती है तो बड़ा वायदा था। अब वायदे पूरे करने का टाइम है। बेरोजगारों के मामले में था, नौकरियां देने की बात थी, तो सरकार ये भी कहा था कि फटाफट जो खाली रिक्तियां पड़ी हैं नौकरियां दी जाएंगी। बहुत सारे ऐसे काम थे जिस पर सरकार को बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। अब सरकार तो बन गई, लेकिन वायदे पूरे करने की बारी है। क्योंकि विपक्ष ने इंतजार किया, 6-8 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकार पर दबाव ये है कि, और इस दबाव के बीच सरकार पर ये आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर के अब सवाल खड़ा हो गया है, कुछ और परेशानियां खड़ी हो गई हैं जो जिनका पहले से अनुमान नहीं था। तो विपक्ष दबाव बनाता सरकार पर। इससे पहले सरकार को खजाना भी देखना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पंजाब जैसे हालात हो जाए कि बिल्डिंगे गिरवी रख के पैसा जुटाया जाए, तो वो हालात ना हो। हालांकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने घोषणाएं हैं, कंप्लायंसेस करने हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा ऊपर से गिरता नहीं है, पैसा जुटाना पड़ता है, और सरकार को मैनेजमेंट भी करना होता है फाइनेंस का, और मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री हैं। तो बहुत सारी चीजें हम सोच समझकर फैसला किएगा, और मेरे को लगता है ठीक है, बड़े अफसर जो सीएमओ में बैठे हैं या जो डिपार्टमेंट फाइनेंस देखते हैं, उनकी सलाह से एक मौके का इंतजार था। सरकार ने मौका तो चुना, फैसला ले लिया, लेकिन अब मेरे को लगता है थोड़ा मुश्किल जरूर हो रही है जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है। और एकदम देखिए, पहले नहीं हम बढ़ाए रेट, लेकिन बढ़ाए तो इतने बढ़ा दिए कि एकदम झटका लगा है। तो अब देखते हैं, सरकार के सामने विपक्ष विरोध कर रहा है, लोग भी अब थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया। ठीक है महेश, देखा जाए तो प्रॉपर्टी पर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कितना इम्पैक्ट इस बढ़े हुए कलेक्टर रेट का देखते हैं, और दिल्ली एनसीआर से सटी हुई जो प्रॉपर्टी हरियाणा के जो प्रीमाइसेस में आती है, जो बॉर्डर लाइन को टच करती है, उस पर कितना असर पड़ेगा इस बड़े हुए रेट का? और सबसे ज़्यादा प्रभावित हरियाणा के जिलों की बात की जाए तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, प्रभावित की जहां तक बात कर रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश के लगभग सभी 22 जिले प्रभाव क्षेत्र में माने जा सकते हैं। और एनसीआर के इलाके का जिक्र करें तो एनसीआर के इलाके में एक खतरा भी यहां पैदा हो सकता है। खतरा क्या है? गुरुग्राम की तरफ बढ़ने की बजाय, हरियाणा प्रदेश के इलाकों की तरफ बढ़ने की बजाय, अगर इन्वेस्टर्स जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खेती की जमीन खरीद रहे हैं या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीद रहे हैं, फिर अगर वो उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हुए तो ये हरियाणा सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। उसके साथ ही सरकार को यहाँ फंड्स जुटाने की जरूरत है। जिस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं, चुनावी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, उन घोषणाओं को तो पूरा करना है। उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को इस तरह के सख्त कदम उठाने की मजबूरी
जरूर सामने खड़ी थी, क्योंकि अब नई तरह की टैक्सेस लगाने में अगर किसी भी तरह के दूसरे बिजनेस पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो बिल्कुल फिर हाय तौबा की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर ये कहा जाता है कि फला सेक्टर जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। किसी भी एक खास सेक्टर पर अगर टैक्सेस की मार को बढ़ा दिया जाता है तो फिर उस तरफ से हाय और तौबा की जो स्थिति है वो पैदा होने लगती है। लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश का जिक्र करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट खासकर कोरोना काल के बाद ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। ऐसे लोग जो कि प्रॉपर्टी की तरफ पहले ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद जो परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश में पैदा हुई उसके बाद प्रॉपर्टी को लेकर लोगों में आकर्षण जो है, अट्रैक्शन लगातार बढ़ता चला गया, जिसका फायदा अब सरकार उठाना चाहती है। सरकार को लगता है कि अगर बेतहाशा कीमतों में बढ़ोतरी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है तो ये जरूरी नहीं है कि एनसीआर का इलाका हो। हिसार के इलाके का मैं जिक्र करूं तो शायद देश के महंगे जिलों में हिसार की प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। देश में जो कीमती जमीन की कीमत मानी जाती है उसमें एक बढ़े हुए रेट का जिक्र आप हिसार शहर का भी कर सकते हैं, जो कि काउंटर मैग्नेट सिटी है और दिल्ली देश की राजधानी से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में यहाँ प्रॉपर्टी का आकर्षण है। अगर छोटे शहरों को छोड़ दें तो बड़े शहरों में प्रॉपर्टी को लेकर आकर्षण लगातार बना हुआ, जिसका फायदा अब सरकार उठाने की कोशिश कर रही है। ये सही बात है कि लोगों को झटका तो लगेगा। हो सकता है कि इन्वेस्टर्स फिर हरियाणा प्रदेश को छोड़कर फिर दूसरे पड़ोसी राजस्थान या फिर जो है उत्तर प्रदेश का रुख करें, पंजाब की तरफ शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि पंजाब में अगर कीमतों का आकलन करने की कोशिश की जाए तो पंजाब की प्रॉपर्टी हरियाणा की किसी भी इलाके की प्रॉपर्टी से करीब करीब आधी जो कीमत है वो देखने को मिलती है। जैसे ही आप स्टेट का नाम बदल देंगे प्रॉपर्टी की कीमत दोगुना देखने को मिलेगी। हरियाणा प्रदेश में डबल से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी की कीमत देखने को मिलती है बनस्पत के पंजाब के रेफरेंस में अगर आप आकलन करने की कोशिश करें। फिलहाल ये मानकर चलिए अगर बेतहाशा बढ़ोतरी हरियाणा प्रदेश में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री को लेकर कर दी गई तो फिर इसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, इसका फायदा राजस्थान को मिल सकता है। सरकार की एक कोशिश है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि विकल्प बहुत ज्यादा सरकार के पास नहीं है। किसी भी दूसरे बिजनेस पर अगर टैक्स लगाया गया तो हाय तौबा की स्थिति पैदा होती है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने वाले चुपचाप अपना टैक्स भरते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह का असर देखते हैं? बड़े असर का हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, क्या असर देखते हैं सर? देखिए, कलेक्टर रेट तो क्या और कलेक्टर की मतलब व्यवस्था ये आ रही है। जिला जो कलेक्टर है वो जमीनों के भाव निर्धारित करता है। हाँ, हो फिर भी तो चली आ रही है। और देखिए, सरकार को जो आय होती है वो वर्तमान में जीएसटी से और ये स्टाम्प ड्यूटी से, और अगर स्टाम्प ड्यूटी कैसे कैसे, हाँ, जो ये कालचक्र था जो एक निर्धारित वो टूट गई है। उसके कारण वो जो है व्यवस्था बदल हो रही है, लोगों में प्रतिक्रिया। अगर ये कलेक्टरेट चुटकी संगत होंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, वर्तमान में भी देखा जाए जो मार्केट प्राइस है, जो बाजार का मूल्य है और कलेक्टर रेट है, जमीन का अंतर है, क्योंकि मार्केट रेट कुछ होता है और कलेक्टर रेट कम है। तो ब्लैक मनी होती है वो ब्लैक चलती है, सबको मालूम है। अब मनोहर जी ने भी अपने एनजीओ के लिए कोरोना में एक प्राइवेट कटौती में 50 लाख का भूखंड किया है, तो लेने के बाद भी उसकी कलेक्टर रेट हुई है, लेकिन मार्केट प्राइस अलग है। तो ये सबको जानकारी रहता है, और उसके आशय ये होता है कि जहां मनोहर जी ने भूखंड खरीदा एनजीओ के लिए, अंत्योदय के लिए वो काम करते, तो उसका हुआ उनके प्लाट। वीरेंद्र जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। तो वहां उपभोक्ताओं को, प्लाटधारकों को मिले। ठीक है सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हम तक ब्रेक हो रही है। मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन देवेंद्र, अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं इस बड़े हुए कलेक्टरेट का हुड्डा ने ट्वीट किया और कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का कोई ख्याल नहीं है सरकार को। देखिए सौरभ, कलेक्टर रेट बढ़ाने पे मुख्यमंत्री का बयान आया है। मुख्यमंत्री ने सफाई में ये कहा है कि प्लॉट्स की जो ऑक्शन होती है, दरअसल जो अथॉरिटी के प्लॉट हैं, जिसको पहले हुड्डा कहते थे, अब HSPP कहते हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। आप ये मानिए जो मैं कह रहा हूं आपको, 4-5 साल पहले 10 मरले का प्लॉट अथॉरिटी के सेक्टर्स जो हैं हरियाणा में बहुत सारे शहरों में हैं, जो बड़े शहर हैं,
जो 80 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट था, आज वो 3.5 करोड़ का है। दरअसल सरकार ने जो ऑक्शन की पॉलिसी लाई है, एक वक्त था जब अथॉरिटी HSVP जिसको अब कहते हैं, पहले हुड्डा था, करीब 28,000 करोड़ रुपए का लॉसेस थे। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, बीजेपी सरकार बनी, 28,000 करोड़ के घाटे में चला था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको अब HSVP कहते हैं। जैसे ही सरकार बदली, मनोहर लाल के टाइम में फैसला ये हुआ कि करीब 10 से 15 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हुड्डा के पास बकाया थी, लेकिन हुड्डा ने जो जमीनें किसानों से खरीदी सेक्टर बसाने के लिए, वो किसान हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसानों को मार्केट के मुकाबले कम मुआवजा मिला, इनको और मुआवजा दो। तो होते होते जो मेंटेनेंस थे, जो ठेकेदार थे, कुल मिला के किसानों का जुदा 28,000 करोड़ के घाटे में चल रहा था जब मनोहर लाल की सरकार थी। तो तब सरकार में फैसला हुआ घाटे से कैसे उबरा जाए। कैलकुलेशन हुई तो पता लगा कि 10 से 15 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हुड्डा की, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, जहां जहां हुड्डा के सेक्टर्स हैं, 10 से 15 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी इनके हाथ में है, लेकिन कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं। किसानों ने कोर्ट केस कर रखे हैं, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला काम का, जो सड़कें बनाई, पुल बनाए, टंकी बनाई, तो उन्होंने काम बंद कर दिया, स्थिति खराब हो गई थी। तब ये फैसला हुआ था कि प्लॉटों की ऑक्शन की जाए। कोरोना जब आया, कोरोना के बाद 35,000 रुपए गज जो जगह थी, मैं आपको बता रहा हूं, वो देखते देखते 2-3 महीने में 60,000 गज पहुंच गई। वही जमीन आज अंसल सुशांत सिटी जो पानीपत में है, TDI है, हुड्डा के सेक्टर्स के प्लॉट है, 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए प्रति गज हो गई, जो कोरोना के टाइम में 30-35 हजार थी। लोगों को समझ आ गया कि जीना है हरियाली में जियो, पैसा खर्च करो, जिंदगी को जियो। ये जो जब मानसिकता बनी है इस तरह की, तो सरकार ने भी फायदा उठाया। जो प्लॉट 80-90 लाख रुपए में बिकता था, सरकार ने ऑक्शन की, ऑक्शन में वो 3-3.5 करोड़ का बिक रहा है। अब सरकार को यह है कि बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी से आ रहा है। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि जो ऑक्शन में प्लॉट, जब लाखों वाला प्लॉट करोड़ों में जा रहा है, तो फिर सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए, सरकार की भी आमदन बढ़नी चाहिए। इस वजह से ये फैसला हुआ है, लेकिन जिसका विपक्ष विरोध कर रहे हैं। महेश, अब आगे किस तरह की परिस्थिति देखने को मिलेगी? एक बड़ा सवाल है कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है विपक्ष के लिए कलेक्टर रेट का अचानक बढ़ाया जाना, क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी हमने देखा एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के दरमियान। बिजली का, पानी का मूलभूत जरूरतें होती हैं, क्या विपक्ष इसे बनाने की कोशिश कर सकता है? क्योंकि जिस तरह से हुड्डा ट्वीट कर रहे हैं, अशोक अरोड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं बिजली के तमाम बढ़े हुए दामों को लेकर, क्या उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है विपक्ष? देखिए, प्रॉपर्टी आईडी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी माहौल में सबसे बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ में था, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक से नहीं कर पाए। उनके दाव जो है वो उल्टे पड़ते चले गए और ऐसे में सत्ता से दूर हो गए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए जिंदा रहने के लिए, अस्तित्व बचाए रखने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मुद्दा चाहिए अस्तित्व बचाए रखने के लिए। ये मानकर चलिए कि विपक्ष को तो मुद्दे की जरूरत थी और ये मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के हाथ लग गया। महंगाई के मुद्दे का जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, लेकिन क्या आज की जो परिस्थितियां, जो मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जानकारी दे रहे थे कि 1.25 लाख रुपए गज जमीन की कीमत हो चुकी है, और आज एक रिपोर्ट में करने गया था जिसमें कई फुट जो है सीवरेज का पानी एक कॉलोनी में भरा था, लेकिन जब उसके रेट की पूछताछ की गई तो जो वहां के रहने वाले लोग थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए गज की जमीन है जहां पर सीवरेज का पानी भरा हुआ है, सड़कें हैं नहीं और कपड़े जो है बचाकर निकलना पड़ता है और चप्पल पहन के उस गली से गुजरना पड़ता है। ऐसी जगह पर 40,000 रुपए गज की जमीन, तो क्या गरीब आदमी 40,000 रुपए गज के हिसाब से 100 गज का प्लॉट क्या खरीद सकता है? उस पर आशियाना क्या बसा सकता है? 40 लाख रुपए क्या एक गरीब आदमी एक समय में देख सकता है? तो ऐसे में अब गरीब के बस की बात नहीं है कि वो जमीन खरीद पाए, प्लॉट खरीद पाए, उस पर मकान बना पाए। ये तो गरीब के लिए एक सपना भर बचा है। फिलहाल गरीबी का जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, तो ऐसी गरीबी जो है अब एक तरीके से दरकिनार हो चुकी है। उन्हें इस पूरी व्यवस्था में कहीं कोई जगह नहीं मिल पाएगी। और शहरी गरीबों का भी जिक्र करें तो एक वक्त था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और उससे पहले भी ओम प्रकाश चौटाला पर आ जाइए, उससे पीछे भी आते चले जाइए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण उस वक्त हुड्डा हुआ करता था। प्लॉट्स जो है वो ड्रॉ के जरिए निकाला करते थे, उसमें आरक्षण भी हुआ करता था, विकलांग के लिए आरक्षण था, फौजियों के लिए आरक्षण था, वकील
तमिलों के लिए आरक्षण ठीक है, था, ठीक है। विधवा महिलाओं के लिए आरक्षण था, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हुआ। तो ये मानकर चलिए कि अभी आगे क्या होने वाला है, हो सकता है कि विपक्ष अगर इस मुद्दे को धार दे और एक माहौल बनाने में कामयाब हो तो फिर जो 45% की बढ़ोतरी जहां पर की गई है 5% को कम कर दिया जाएगा, 40% आपको फिर भी देने होंगे। तो ये मानकर चलिए कि सरकार इसे आमदनी के तौर पर इस्तेमाल करेगी और यही सबसे बड़ा हथियार इस वक्त सरकार के पास है। अभिनंदन जी, राजस्व प्राप्ति जाहिर सी ये बात है सरकार की होनी है। कलेक्टर रेट बढ़ेगा तो राजस्व की प्राप्ति होगी और जो वादे हैं वो भी पूरे किए जाने हैं जो मैनिफेस्टो में किए थे, जो जनता से किए हरियाणा के। क्या एक जरिया है कि भाई कलेक्टर रेट एक प्रोसेस है, उसके तहत उन वादों को पूरा किया जाना है, कह सकते हैं? बिल्कुल, कलेक्टर रेट पे अब नहीं है, उसको तर्कसंगत और युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप एक निश्चित समय सीमा में तय कर दें तो आपत्ति है ही नहीं जी, लेकिन जो अलग बनाए जाते हैं, कहीं 50% की वृद्धि और कहीं मात्र 10% की, तो इस तरह जो मानता की है जी, मतलब की प्रतिक्रिया। देखिए, विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, विपक्ष को मुद्दा मिलता आया है, ये मुद्दा भी है, लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह सरकार रही तो क्या की कलेक्टर रेट तो बढ़ते रहे हैं, पहले भी बढ़ते रहे। एक प्रक्रिया थी, ये रेट तय करने के लिए जिलाधीश गठित करते थे, पीडब्ल्यूडी के टाउन प्लानिंग के शामिल, तो यो व्यवस्था अब टूटी है, तो इससे लोगों को आपत्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा, तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। इस तरह लोगों को प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। अब देवेंद्र, क्या मजबूती से विपक्ष इस मुद्दे को रख पाएगा जो ट्वीट के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर हुड्डा के द्वारा की जा रही है? क्या उतनी मजबूती से रख पाएंगे क्योंकि अपनी संगठन का भी निर्माण नहीं हो पाया, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है? क्या विपक्ष उस स्थिति में है? देखिए सौरभ, बिल्कुल विपक्ष को तो मुद्दे चाहिए, मुद्दा वो जो जनता के हितों से जुड़ा हो, जनता को ये लगे कि विपक्ष हमारी लड़ाई लड़ रहा है, सरकार ने हमारे ऊपर बोझ डाला है। तो मेरे को लगता है जैसे होता क्या था, कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह थे, बीजेपी तब विपक्ष में थी, डीजल पेट्रोल के रेट 4-4.5 रुपए बढ़ा दिए थे लीटर में, लेकिन शोर मचता था तो 50 पैसे या 1 रुपया कम कर देते थे, लोग खुश हो जाते थे, चलो भाई 4 की जगह 3 हो गए, बस विरोध खत्म। लेकिन सरकार को भी अपनी आमदन तो बढ़ानी है ना, सरकारी के खर्चे, इंक्रीमेंट्स चाहिए, 3.5 लाख कर्मचारी हैं हरियाणा में, ऑफिसर्स वगैरह, कच्चे कर्मचारी हैं, जो ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किन्नरों की पेंशन, खर्चे तो सरकार के भी बढ़ते हैं, तुमको भी बढ़ानी है, लेकिन वो तर्कसंगत तो इतनी हो कि जनता को पच जाए। अगर ज्यादा कहीं ज्यादती होती है तो फिर विपक्ष को मुद्दा मिलता है, और कांग्रेस अगर विपक्ष में, कांग्रेस अगर इस जो कलेक्टर रेट थोड़ा सा कम करवा पाई तो इसको अपनी जीत मानेगी और आगे उसके थोड़ा सा और मतलब प्रखर विरोध करेगी, ताकि उसकी वापसी हो सत्ता में, जिस कोशिश में लगी है। महेश, बड़ा सवाल है, लगातार सैनी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, आम लोग भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। देवेंद्र खुद पहुंचे, आपने खुद देखा होगा जमीनी स्तर पर लोगों का कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, संतुष्ट नहीं है इस फैसले से। कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा पूरा समय सरकार ने नहीं दिया, आखिर क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो पहले लागू किया जाना था 2 महीने बाद लागू कर रहे हैं। देखिए 2 महीने बाद लागू कर रहे हैं, लेकिन जो प्रावधान है, जो प्रोविजन इसमें रखा गया है आपत्ति का, वो समय कम से कम दिए जाने की जरूरत थी। एक दिन की बजाय अगर 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का वक्त दिया होता तो शायद ये तर्क संगत नजर आता, लेकिन फिलहाल ये औचित्यहीन नजर आ रहा है कि एक दिन में ही आप आपत्ति ले लें। आपके लिए गए फैसले को समझने में भी हो सकता है कि कुछ दिनों का वक्त लग जाए, तो जब तक आपके लिए फैसलों को ही नहीं समझ पाए तो उस पर आपत्ति कैसे करेंगे? लेकिन फिलहाल सरकार किसी भी सूरत में ज्यादा टैक्स लेना चाहती है, लोगों को देना पड़ेगा, कम या ज्यादा इसकी कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, अपनी सड़कों पर विरोध दर्ज करवा सकते हैं। हो सकता है कि कोई मामूली कमी इसमें विपक्ष के दबाव के बाद देखने को मिले, लेकिन संभावनाएं ना के बराबर हैं। ये मानकर चलिए कि जनता को एक तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग की तरह सत्ता में बैठे लोग समझते हैं। एक छोटे चूजे को अनाज खिलाकर बड़ा करते हैं, फिर उसे ही पकाकर खाने की कोशिश करते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जनता को ही भुगतना है, कम या ज्यादा कुछ भी हो जनता की जेब से ही निकाला जाएगा। अभिनंदन जी, रियल एस्टेट पर और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बाद कितना असर पड़ेगा इस सेक्टर्स पर? और जो जिक्र महेश भी कर रहे हैं, देवेंद्र भी कर रहे हैं और हम चर्चा में लगातार कर रहे हैं, क्या विपक्ष के दबाव के बाद कुछ परसेंटाइल की बात की जाए तो कम होगा, और कम होगा तो कितना अनुमान लगाया जा सकता है? क्या उसे राहत के तौर पर कहा जा सकता है? नहीं, सरकार
को ये चीजें क्यों देगी? जी। अगर सरकार करना चाहती तो आज की बैठक में करते, पहले ही करते। तो मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि एक पूरे राज्य जो है एक तरह की व्यवस्था बनाई गई है। जी। व्यवस्था पहले बताया जा रहा है कि जो हुड्डा प्लाट हुए हैं उसके आधार पर तय की गई है। जी। और ये जो उतार चढ़ाव है और फैक्टर्स बहुत होते हैं जो प्रॉपर्टी मार्केट को प्रभावित करते हैं। इससे कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है तत्कालिक परिणाम में दिखाई दे, उसका कोई कुछ समय के लिए असर हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल कलेक्टर रेट पर सियासी संग्राम जरूर देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबाव बनाने की सरकार पर कोशिश करें, लेकिन सरकार इसे फिलहाल जारी कर चुकी है। जाहिर सी बात है कि अगर आप रजिस्ट्री कराएंगे तो उस पर ज़्यादा आपको कर भी देना होगा, टैक्स भी देना होगा, जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है उसका भी रेट बढ़ेगा। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी रजिस्ट्री पर भी अब कलेक्टरेट के माध्यम से टैक्स बढ़ने वाला है, रेट बढ़ने वाला है, तो आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा। फिलहाल लोग इससे खुश नहीं है। सियासी माहौल प्रदेश में गर्म है। अब सरकार का अगला पक्ष क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।